हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं, जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं, आज हम आए हुए हैं लाल किला पर। तो लाल किला की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराने के बाद बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी भारतवर्ष के अंदर, और उसी के साथ ही सिलसिला शुरू होता है भारत में मुगल बिल्डिंग्स को बनाने। मुगल आर्किटेक्चर में आपको 3 तरीके के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इसमें आपको इंडियन आर्किटेक्चर मिलेगा, इसमें आपको पर्शियन आर्किटेक्चर मिलेगा, और इसमें आपको थोड़ा टेमुरिड आर्किटेक्चर का भी मिक्स देखने को मिलेगा। तो आज हम उसी आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कैसे लाल किला बना, क्या इसकी स्टोरी है और इसके अंदर आपको क्या क्या फेमस मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे और क्या उनकी हिस्ट्री है। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लाल किले का निर्माण उस दौर में किया गया है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और गद्दी के ऊपर शाहजहां 5वें मुगल बादशाह के रूप में 10 सालों से बैठे हुए थे। उनसे पहले के जितने भी शहंशाह रहे हैं उन्होंने आगरा से ही रूल किया था, लेकिन आगरे के किले का साइज़ काफ़ी छोटा था और वहाँ की गर्मी से परेशान होकर ताजमहल का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की सलाह ली और दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण 1639 में शुरू किया गया। लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल तीनों का निर्माण एक साथ उसी दौर में किया गया था और इसी लाल किले के आसपास शाहजहानाबाद नाम से एक फुल्ली डेवलप्ड शहर भी बसाया गया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे गेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्केमान गेट। तो ये गेट जो 13-14 गेट होते थे, ये भी उसी टाइम पे बनाए गए थे। अगर हम इसकी एंट्री गेट की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये पहले नहीं होती थी। पहले वो जो आपको पीछे गेट दिखाई दे रहा है वो होता था, जिसको लाहौरी गेट बोलते हैं। तो ये जो गेट है इसको बोलते हैं घूंघट की दीवार। इस दीवार को औरंगजेब ने बनाया था जब उसने शाहजहां को कैद कर लिया था। तो शाहजहां ने बेसिकली इस बिल्डिंग को बना रखा है, लेकिन जब ये दीवार औरंगजेब ने बनाई तो उस समय शाहजहां जेल के अंदर कैद थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखकर बोला कि बेटा तुमने इस बिल्डिंग को ऐसे बना दिया जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के ऊपर घूंघट डाल देते हैं। तो इसको बेसिकली हम घूंघट वाली दीवार कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, यहीं पे ही खड़े होकर लाल प्रधानमंत्री हमेशा झंडा फहराते हैं और यहीं से ही भाषण देते हैं। सबसे पहले नेहरू ने भी यहीं से ही भाषण दिया। लाल किले में एंट्री लेने के लिए हमें 80 रुपये विद म्यूज़ियम की ऑफलाइन टिकट लेनी पड़ेगी, या फिर हम 50 रुपये में ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं विद म्यूज़ियम। जैसे ही हम चेकिंग काउंटर से आगे होते हुए बढ़ेंगे तो हमें यहाँ की किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई तीनों तरफ ये हरे रंग की खंदक या फिर खाई दिखेगी। उस टाइम में यमुना रिवर से पानी उठा के इन खंदकों में डाल दिया जाता था और उसके अंदर मगरमच्छ और मछलियाँ वगैरह छोड़ दी जाती थी ताकि भारी आक्रमण से बचा जा सके। इसमें एक और यहाँ पे एक लकड़ी का पुल होता था जिसको ज़रूरत पड़ने पर डाल दिया जाता था, नहीं तो उठा लिया जाता था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उस लकड़ी नुमा पुल को तोड़ दिया गया और यहाँ पर पक्का सीमेंटेड रोड बना दिया गया। अगर हम यहाँ के एंट्री गेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 एंट्री गेट होते थे। एक था लाहौरी गेट क्योंकि उसका मुंह लाहौर की तरफ था, और दूसरा था दिल्ली गेट। लाहौरी गेट आम जनता के आने जाने के लिए यूज़ होता था, वहीं दिल्ली गेट को शाहजहां यूज़ करते थे जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के जाने के लिए। आज इस गेट का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी चीफ गेस्ट आता है वो दिल्ली गेट से एंट्री करता है। स्वर्ग की परिकल्पना पर बनाए गए इस किले का नाम किला ए मुबारक यानी खुशियाँ देने वाला किला रखा गया। वहीं इस्लाम में पानी, नहरों और उद्यानों के महत्व को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर नहरें और उद्यान बनाए गए, जैसे कि ताजमहल और आगरे के किले में भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इस किले के बिल्डिंग मटीरियल की बात करें तो इसको सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलेगा। सफ़ेद संगमरमर का यूज़ वहाँ पे किया गया है जहाँ को राजा अपनी पर्सनल यूज़ में लेते थे, और वहीं लाल बलुआ पत्थर में यहाँ की ज़्यादातर दीवारें बनाई गई हैं। अगर हम बात करें इनकी बाहरी दीवारों की, वो शुरू में लाल रंग की होती थी, वहीं जो भीतरी जहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है उसके ऊपर वाइट चूने का प्लस्तर कर दिया जाता था, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ों को मिला करके किया जाता था।
लाहौरी गेट में आप जैसे जस्ट ही एंटर करते हैं तो उससे बाहर, उस गेट के बिल्कुल बाहर आपको दो बड़ी बड़ी तोपें मिलेंगी। और जैसे ही हम इस गेट से एंटर होते हैं तो यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको लाल किला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको रेड, मतलब जो लाल बलुआ पत्थर होता है या फिर रेड सैंडस्टोन जो होता है उससे बनाया गया है। तो ये लाल दिखता है तो इसलिए इसको लाल किला बोलते थे, वरना इसका असली नाम है किलाए मुबारक। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और बुलंद दरवाजे की तरह ही लाहौरी गेट भी बिल्कुल ह्यूज और मैजेस्टिक तरीके से बनाया गया है। ये जो आप गेट देख रहे हैं इसके अंदर जो ये आर्क शेप का डिज़ाइन है ये तैमूर आर्किटेक्चर में होता है। ये उसी को ही इंस्पायर करके इसको बनाया गया। अगर इसके ऊपर हम बात करें तो इसके ऊपर 7 छतरियाँ बनाई गई है जिसको गुंबद बोलते हैं, या फिर जो ये सेमी सर्कुलर डिज़ाइन है ये भी आपको मुग़ल आर्किटेक्चर में मिलेगा। इस किले के चारों तरफ 20 से भी ज़्यादा ऐसे गुंबद बनाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, जिस पे बैठ के, जिसके अंदर सैनिक बैठे हुए होते थे और वो किले की रक्षा करते थे। लाहौरी गेट को क्रॉस करते ही हम छत्ता बाज़ार के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसको हम मीना बाज़ार या फिर कवर्ड मार्केट बोलते हैं। इस मार्केट को 1646 में पेशावर की मीना बाज़ार से इंस्पायर होकर शाहजहाँ ने इसको अपनी किले की जो बेगमें हैं, शहजादियाँ हैं या फिर वहाँ पे जो भी औरत काम करती थी उनके लिए बनवाया था। यहाँ पर ख़रीदने वाली और बेचने वाली दोनों ही महिलाएं ही होती थी। और यहाँ पर हर तरीके का बेशकीमती सामान, वेलवेट, ब्रोकेड, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर वेयर, मतलब वहाँ उस टाइम में जो जो डेली यूज़ में जो जो सामान आता था वो हर टाइप का मटेरियल यहाँ पर मिलता था। और महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करती थी यहाँ पर। और लोगों का आना, मतलब जेंट्स का आना बिल्कुल मना था। 32 आर्क के जैसी शेप में बने हुए पैसेज के दोनों अंदर यहाँ पर दुकानें होती थी। और ये दुकानें पहले डबल स्टोरी होती थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पे ही दुकानें होती थी। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही मार्केट लगती है। और ये जो अब मार्केट आप देख रहे हैं ये इसके जो ओनर हैं या फिर जो इसके रेंट पे जिन्होंने ले रखा है, ये 200 साल से वही फैमिली इनको चला रही हैं। और यहाँ का किराया यहीं कोई 15-16 रुपए है। कुछ दुकानें यहाँ पर आर्मी के कंट्रोल में भी हैं जिनका किराया 500 से 5000 रुपये पर मंथ है। छत्ता चौक की छत पर जो आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं इनको हाथों से बनाया गया था। अभी इनमें रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और इनको फिर से बनाया जा रहा है। इस तरह छत्ता मार्केट को देखते हुए, छत्ता चौक को क्रॉस करते हुए हम किले के अंदर जब और आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें जो बिल्डिंग दिखती है ये विक्टोरियन बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग्स को 1857 में जब अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने कंट्रोल में ले लिया था तो उसके बाद बनाया गया था। यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सैनिक होते थे वो यहाँ पर रहते थे। इसको एज ए बैरक यूज़ किया जाता था। इसमें जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसके अंदर अफसाना द हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट नाम का म्यूज़ियम बनाया गया है। अगर आप लाल किले की कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, कैसे इसको बनाया गया, दिल्ली की क्या हिस्ट्री है, कब कब इसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, क्या उस टाइम का लाइफस्टाइल था, अगर आप उसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप इसको विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से सेपरेट टिकट लेना होगा। ये जो पहले आपने पे किया है म्यूज़ियम का चार्ज 80 रुपये उसमें इंक्लूड नहीं है। इसके लिए अलग से आपको 100 रुपये पे करने होंगे तभी आप इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आपको इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए अगर आप वाकई में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और आप वाकई में लाल किले की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और एक एक चीज़ VFX के थ्रू या फिर डिटेल्स के थ्रू, वीडियो ऑडियो के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर और भी 6 म्यूज़ियम हैं जिनमें पुराने टाइम के जो अंग्रेज़ वगैरह या फिर जो मुग़ल बादशाह वगैरह हथियार यूज़ करते थे वो रखे हुए हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो उनकी जो डायरी है, जो उनकी चेयर है वो रखी हुई है, वो मिलेगी आपको। 1857 की क्रांति के जो सामान है, जो न्यूज़पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे।
तो आप इन म्यूजियम्स में जाके विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। छत्ता बाज़ार को क्रॉस करने के बाद जब हम सीधे जाते हैं तो हमें मिलता है नौबत खाना, जिसको नक्कर खाना बोलते हैं या फिर हथिया पोल बोलते हैं। ये भी मुग़ल टाइम पीरियड का एक यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर होता था। ये नक्कर खाने आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे, दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी हैं ऐसे नक्कर खाने। इनके अंदर जो भी उस टाइम के म्यूजिशियन होते थे वो बैठ के शहनाई बजाते थे या फिर नौबत बजाते थे, और ये नौबत 5 टाइम बजती थी, जिसको 5 टाइम की नमाज भी बोलते हैं। तो इनके अंदर कॉन्टीन्यूसली म्यूज़िक बजता रहता था, और या फिर कोई भी बाहर से विज़िटर आता था तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, ताकि राजा को पता चल सके कभी कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं सकते हैं। ये जो नौबत खाना है, ये बिल्कुल दिखने में तो वैसे अभी कॉम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे एक पूरी लंबी दीवार होती थी दोनों साइड, और लोग यहाँ पे आके रुकते थे। मतलब कोई भी बाहर से गेस्ट आ रहा है, कोई या फिर कोई राजा मिलने के लिए आ रहा है या फिर आम जनता आ रही है, वो यहाँ पे आके रुक जाते थे, और जो भी अपना व्हीकल्स वगैरह लेके आते थे तो उस व्हीकल को इनको यहीं पे छोड़ना पड़ता था। यहाँ से वो उतर के आगे पैदल ही जाते थे। सिर्फ जो रॉयल ब्लड के मेंबर्स होते थे, जो शाही राज परिवार के जो सदस्य होते थे, वही आगे अपने व्हीकल पे बैठ के, मतलब हाथी, घोड़े या फिर जो भी उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, गाड़ी वगैरह जो भी होता था, उस पे वो आगे जाते थे। बाकी सभी को यहीं पे पैदल ही आगे जाना होता। जो आप ये नौबत खाना देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये पेंटिंग्स हैं, ये पहले हाथों से बनाई गई थी, और इसके ऊपर पहले गोल्ड का पेंट होता था, ऐसा कहते हैं। अब इसके ऊपर ये चूने का पत्थर लगाया गया है। ये जो चूने का जो प्लास्टर लगाया हुआ है, इसको हाथों से तैयार किया जाता है। इसके अंदर कुछ लोकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं 5-6 टाइप के, वो मिला के इसका पेस्ट बनाया जाता है, और तब इसको दीवार पे लगाया जाता है, ताकि इसकी जो उस टाइम का जो टच है वो मेंटेन रह सके, और उसी टच को यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ये जो आप नौबत खाना देख रहे हैं, इसकी जो ऊपर वाली छत है, जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इस पे पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में म्यूज़ियम होता था, और जो बादशाहों का पुराना सामान है, जितना भी वो यूज़ करते थे, वो रखा रहता था। लेकिन अब इस म्यूज़ियम को शिफ्ट कर दिया गया है मुमताज़ महल के अंदर। आप नौबत खाना से निकलने के बाद दीवाने आम आता है, और इसके साथ में बने हुए बाग में फरियादियों के लिए टेंट लगा दिया जाता था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं मंत्रियों को बताते, और आगे मंत्री शहंशाह के पास जाकर अपील करते थे। तो इस तरह से दीवाने आम में आम लोगों की समस्याओं को सुना जाता था और न्याय होता था। जो दीवाने आम की छत है, इसके ऊपर रिंग्स होते थे, जिसमें पर्दे वगैरह टांग दिए जाते थे, और वहीं फर्श के ऊपर कालीन बिछा हुआ होता था। घूंघट की दीवार बनने से पहले चांदनी चौक पर खड़ा हुआ आदमी शहंशाह को गद्दी पर बैठा हुआ आराम से देख सकता था। बंगाली छतनुमा आकार से बनाई गई इस गद्दी को नशीमन ए जिल्ले लाही यानी खुदा की परछाई बोलते हैं, क्योंकि खुदा के बाद मुस्लिमों में शहंशाह को ही दूसरा दर्जा दिया जाता था। मुगल साम्राज्य के जितने भी शहंशाह हैं, उनकी पेंटिंग्स में आपको पीछे जो गोल्डन कलर का गोल चक्कर है, वो भी शहंशाह को खुदा की परछाई बताता है। संगमरमर से बने इस तख्त में बारीक पच्चीकारी या पिएट्रा डूरे का यूज़ किया गया है, और इसके अंदर जो पंछियों की आकृति बनाई गई है, उसको स्वर्ग के पंछी बोला गया है। गद्दी के पीछे जो आपको ये झरोखे दिख रहे हैं, इसके अंदर शहजादे बैठते थे, और वहीं जो जालीनुमा झरोखे बने हुए हैं, इसमें महिलाओं के या फिर बेगमों के बैठने के लिए जगह होती थी। इसके नीचे जो ये जालीनुमा झरोखे बने हुए हैं, इसमें न्याय के लिए आए हुए कैदियों को खड़ा किया जाता है। दीवाने आम की सभी बिल्डिंग्स एक सीध में बनाई गई हैं, और इसके बाद जो बिल्डिंग्स है वो यमुना नदी से टच करके बनाई गई हैं, जहाँ पर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था, और इस जगह को शहंशाह अपने पर्सनल यूज़ में लेते थे। तो आपको यहाँ पे संगमरमर का यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम औरतों के रहने की व्यवस्था के बारे में बात करें कि वहाँ पे बेगमें कहाँ पे रहती थी, जिसको हम हरम बोलते हैं, तो वो रंग महल और मुमताज़ महल, वो 2 जगह थी जहाँ पे बेगमें वगैरह रहती थी। अगर हम रंग महल की बात करें तो पहले यहाँ पर अलग अलग कलर्स की पेंटिंग्स होती थी, जिसको
इस जिस वजह से इसका नाम रंग महल किया गया है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें नहरें बहिश्त बहती हुई दिखेगी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कमल का डिज़ाइन बना हुआ है जिसके अंदर पानी बहता था और ये पूरे फर्श को ठंडा रखता था। यहाँ पे बेगमें खड़ी हो जाती थी और अपना मौसम वगैरह एंजॉय करती थी या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज़ यहीं से ही करती थी। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक शीशे वाली बिल्डिंग्स, मतलब शीशे वाला कुछ एरिया अभी भी बचा हुआ है वो दिखेगा, जिसको शीश महल बोलते हैं। पहले यहाँ पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए होते थे और दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एज ए मेस यूज किया। औरतों के रहने की दूसरी जगह के बारे में बात करें तो वो है मुमताज़ महल। इसको शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के नाम पे बनाया था, तो इसको मुमताज़ महल बोलते हैं। यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस एरिया को एज ए प्रिजन यूज़ किया। ये कोइंसिडेंस है या पता नहीं, मुझे यही लग रहा है कि जब सलीमगढ़ फोर्ट को मुग़लों ने एज ए प्रिजन यूज़ किया और ये मुमताज़ महल है, इसको एज ए प्रिजन अंग्रेज़ों ने यूज़ किया। तो ये एक तरीके से ये ऐसा सिलसिला चलता रहा है। अगर हम बादशाह के खुद के रहने की जगह के बारे में बात करेंगे तो उसको कहते हैं खास महल। इस महल के अंदर हमें 3 रूम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक का नाम है तस्बीह खाना, जिसमें बादशाह बैठ के इबादत करते थे। दूसरा है ख्वाबगाह, जो कि सोने की जगह होती थी। और तीसरा होता था बड़ी बैठक, जहाँ पर बैठकर बादशाह आराम करते थे। यहाँ पर एक स्केल ऑफ जस्टिस या फिर एक तराजू भी होती थी, जिसको इंसाफ के रूप में दर्शित किया जाता था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है। दीवाने खास के अंदर एक मुसम्मान बुर्ज होता था, जो एक छतरी आप ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं। इसमें एक झरोखा दर्शन होता था। इस समय जो भी शहंशाह होता था इसके अंदर बैठ जाता था और सुबह सुबह लोग दूसरी साइड से यमुना रिवर वाली साइड पे खड़े होके बादशाह के पहले दर्शन करते थे। इसी खास महल के नीचे हमें एक अंडरग्राउंड गेट देखने को मिलेगा, जिसे यमुना गेट या फिर खिजरी गेट बोलते हैं। ये जो गेट होता था ये यमुना रिवर के साथ अटैच होता था। जब 1948 में लाल किला पूरी तरीके से बन गया था तो बादशाह सबसे पहले इसी गेट से पानी के थ्रू यमुना रिवर के अंदर से आके इसके अंदर एंटर हुए थे, तो इसको यमुना गेट बोलते हैं। और ये एक तरीके से डिफेंसिव मैकेनिज़्म था, ताकि कोई भी अटैक वगैरह हो तो बादशाह ईज़िली यहाँ से पानी के रास्ते से एस्केप कर जाए और यहाँ से बाहर भाग जाए। जब वो पहली बार आए थे तो यहीं से ही 8-9 दिन तक फंक्शन मनाया गया था और यहीं से उनके ऊपर सिक्के वगैरह उछाले गए थे। शाही हमाम और खास महल के बीच में पड़ता है दीवाने खास। दीवाने खास मतलब राजा का वो कमरा जहाँ पर वो अपने प्राइवेट मेंबर्स या फिर ख़ास लोगों से बैठ के मिलते थे, उनसे चर्चा करते थे। इस जगह पे बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की आधी दीवारों पे तो ये पिएट्रा डूरो, जिसे पच्चीकारी तकनीक बोलते हैं, उससे संगमरमर पर कारीगरी की गई है। और उससे ऊपर की जितनी भी दीवार है और उसकी जो छत है उसके ऊपर चांदी और सोने का काम होता था। वहाँ पे उसको पूरी तरह से गिल्ड किया गया था, छत के ऊपर चिपका के बना दिया गया था। दीवाने खास उस समय इतना खूबसूरत होता था कि इसके ऊपर जो फारसी कवि हैं अमीर खुसरो की कुछ उर्दू में पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। अगर हम इसकी और ख़ास चीज़ों के बारे में बात करें तो वो था यहाँ का सिंहासन, जो कि जिसको पीकॉक थ्रोन या फिर तख्ते ताऊस बोलते हैं, उसके ऊपर शहंशाह बैठते थे। ऐसा माना जाता है कि वो पूरा का पूरा सोने का था। उसके अंदर बहुत ही बेशकीमती नगीने, जेमस्टोन, सोना, चांदी, हीरे वगैरह लगे हुए होते थे। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पीकॉक थ्रोन जैसे ही 4-5 और भी देखने में एक जैसे ही थ्रोन होते थे। बेसिकली एक आप देख रहे हैं ये जो पत्थर का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर रखा हुआ होता था पीकॉक थ्रोन। ने कोई ख़ास मौका होता था तो इस पीकॉक थ्रोन को उठा के दीवाने आम में भी ले जाया जाता था और वहाँ पे शहंशाह बैठते थे। 1739 में 13वें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को जब नादिर शाह ने बैटल ऑफ करनाल में हरा दिया था तो उन्होंने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और तब उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन किया था, यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ा था,
लगभग 30,000 के आसपास लोगों को मारा था और यहाँ से बहुत सारा सोना लूटा था, जिसमें पीकॉक थ्रोन भी शामिल है। और पीकॉक थ्रोन के अंदर ही कोहिनूर हीरा था, उसको भी नादिर शाह अपने साथ चुरा के ले गया था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा सामान लूटा गया था कि तब वो अपनी कंट्री में गए थे तो वहाँ क्या उन्होंने 3 सालों तक टैक्स माफ़ कर दिया था। तो आप उस टाइम की रिचनेस का, उस टाइम की मुग़ल साम्राज्य की लेविशनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर नादिर शाह भारत पर आक्रमण नहीं करते तो हम कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमाम बना हुआ है। हमाम मतलब शाही स्नान घर, जहाँ पे राजा, उनके बच्चे और बेगमें स्नान करती थी। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में यहाँ पर गर्म पानी के नहाने की अलग से व्यवस्था थी, ठंडे की अलग से व्यवस्था थी, और जो पानी था उसके अंदर इत्र छिड़का जाता था और उस पूरे पानी में से इत्र की खुशबू आती थी। अब इस गेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और हम सिर्फ बाहर से ही इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है यहाँ की मोती मस्जिद, जिसको पर्ल मोज़ैक बोलते हैं। इसको औरंगजेब ने बनवाया था। जब शुरू में लाल किले का निर्माण किया तो जामा मस्जिद का निर्माण भी उसके साथ किया गया था। उस समय पे शाहजहाँ दिल्ली गेट से नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में जाते थे, लेकिन जब औरंगजेब का टाइम आया तो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया और उन्होंने जामा मस्जिद में जाना बंद कर दिया था। तो इस मस्जिद को अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये बाकी स्ट्रक्चर्स और जो है उनके साथ सिमेट्रिकल दिखेगी, लेकिन हम इसके अंदर झांक के देखते हैं तो ये थोड़ी सी टिल्टेड, मतलब टेढ़ी बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब चाहते थे कि इसका मुंह मक्का की तरफ हो जब वो नमाज पढ़े, तो इसलिए इस मस्जिद को अंदर से देखेंगे तो ये मक्का की तरफ मुंह करके बनी हुई है। और बाहर से उजाड़ कर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने सैनिकों के रहने के लिए बैरक और परेड ग्राउंड बना लिए। शाहजहाँ इस बाग में अपने शहजादों के साथ घूमते थे। लाल किला के अन्य महलों जहाँ बादशाह और शहजादे रहते थे उनको अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 70 से 80% जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। जो बचा हुआ है वो यही बचा हुआ है और यहाँ पर बैरक्स वगैरह बनी हुई है। तो वो सब की सब 1857 के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई। सावन और भादो मंडप देखने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हेरिटेज टी पॉइंट। ये उस टाइम का टी पॉइंट है जहाँ जब अंग्रेज़ या फिर मुग़ल बादशाह बैठ के चाय वगैरह पीते थे और यहाँ इस बाग की सुंदरता को देखते थे और एंजॉय करते थे। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है शाही बुर्ज। शाही बुर्ज ही वो वाटर चैनल है जहाँ से यमुना रिवर से पानी उठाया जाता था और पूरे नहरे बहिश्त में छोड़ा जाता था। इसके अंदर अलग अलग पाइप्स वगैरह बने हुए थे जिसमें ये था कि भाई ये वाला पानी कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में जाएगा, कौन से वाले बिल्डिंग्स में जाएगा, तो यहीं से ही सारा सब कुछ वाटर वगैरह फ्लो होता था। यहाँ पे पहले प्रिंस वगैरह जो थे उस टाइम के उनके क्वार्टर्स होते थे जो अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम नहरे बहिश्त के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं स्वर्ग की नहर। इस्लाम में बागों और नहरों को ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसकी कल्पना इससे की जाती है कि मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी नहरें होंगी, वहाँ के बाग ऐसे हैं। तो इसी वजह से आपको जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मिलेंगे उनमें ये दो खास चीज़ आपको देखने की मिलेंगी कि वहाँ पे आपको वाटर चैनल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और वहाँ के गार्डन्स बहुत एलेबोरेट हैं। ये गार्डन आपको आगरे के किले में भी बहुत सुंदर मिलेंगे, लाल किले में भी बहुत सुंदर है और वहीं ताजमहल के अंदर भी ये गार्डन्स आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेंगे। तो शाहजहाँ ने इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनवाया है। अगर हम नहरे बहिश्त की बात करें तो ये नहरे बहिश्त पूरे किले के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर बहती थी। ऐसा चैनल उन्होंने नीचे नीचे बना रखा था और हर एक कॉम्प्लेक्स में जाती थी नहरे बहिश्त क्योंकि जो संगमरमर है जब उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और वो पूरी बिल्डिंग्स को ठंडा रखता था। अगर आप लाल किले की हिस्ट्री को वर्चुअली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो होता है। वो लाइट एंड साउंड शो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो आप आके वो देख सकते हैं। उसकी जानकारी नीचे दी गई है और आपके द्वारा दी गई है लाल किले की कंप्लीट जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर आप किसी और फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में ऐसी ही डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।